बलरामपुर स्पेशल से मैं संतोष सिंह। आज हमारे साथ हैं गेहार समाज के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार गेहार जी। अभी समाजवादी पार्टी में अपना राजनीतिक अस्तित्व तलाश रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे कि कैसा रहा राजनीतिक अभी तक का जो परिदृश्य है, उस पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार भाई साहब। आपका समाजवादी पार्टी में जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ तब से मैं अपने समाज को संगठित कर रहा हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है और चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, अब 3 चरण के चुनाव अभी होने शेष हैं, जहाँ पे हम लोगों का विधानसभा जो है 294 सदर सीट है। यहाँ पे जो प्रत्याशी घोषित किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, उसे जिताने का पूरा प्रयास किया जाएगा और यहाँ की सीट चारों विधानसभा से जीत के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये हमारा संकल्प है और हम लोग जनता के बीच में जाके पहुँच रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। दावेदारी आप भी कर रहे थे सीट के लिए, इस सीट के लिए, और जगराम पासवान जी को टिकट मिला, उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या रहा? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था, जो उन्होंने निर्णय लिया वो हमें सर्वमान्य है। मैं उनके दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो मुझसे कोई बड़ी जिम्मेदारी चाह रहे हों, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया है। फिर भी जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया हमारे जगराम पासवान भाई को, पूर्व विधायक भी थे वो, तो मैं उनका भी आदर सम्मान करता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का मैं सम्मान करता हूं और उन्हें मैं जिता के विधानसभा पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उन्हें जिताने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके पार्टी के? बलरामपुर के लोकल मुद्दे क्या रहेंगे इस समय? तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम थोड़ी किया है। आप देख रहे हैं इस समय रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, महंगाई कहाँ चरम सीमा छू चुकी है। तो यही सब सारी मुद्दाएं हैं। बलरामपुर की सड़कें अभी भी देखिए, आजम नगर फरिंदा की तरफ चले जाइए, आप चाहे जुआ थान की तरफ चले जाइए, शुक्लागंज की तरफ जाइए, इधर सातू जो तो आप जाएंगे, बहुत सारी रोडें जो अभी भी जर्जर पड़ी हुई हैं। इन्हीं सब विकास के मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। विकास के मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले शासनकाल में उन्होंने बहुत सारे विकास किए हैं, और वही जो विकास उन्होंने किए थे उसी विकास का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ फीता काटने का काम किया है। अच्छा, फीता काटने का काम किया। अभी हमारी कुछ समय पहले हमने जिला अध्यक्ष बीजेपी का प्रदीप सिंह का इंटरव्यू लिया। उन्होंने काफ़ी विकास गिनाया कि हमने मेडिकल कॉलेज ला दिया, चारों तरफ की सड़कें बनवा दी हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेडिकल कॉलेज पहले से ही स्वीकृत थी समाजवादी शासनकाल में ही। तो क्या कहते हैं, जब तक अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, मेडिकल कॉलेज उन्होंने अभी चालू थोड़ी कर दिया है। यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं था, ब्लड बैंक समाजवादी पार्टी के द्वारा लाया गया। यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस नहीं था। पोस्टमार्टम हाउस क्या कहते हैं, उस समय गोंडा हम लोगों को जाना पड़ता था, तब तक जब तक कोई दुर्घटना हो जाती थी, किसी की मृत्यु जब एक्सीडेंट से हो जाती थी, तो यहाँ पे उसकी बॉडी 2-3 दिन के बाद बदबू आने लगती थी। उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको देखा, बलरामपुर में पोस्टमार्टम हाउस बनाया, सबसे पहला यहाँ पे वो काम किया गया। हम लोगों ने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट किया है सर, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में जो स्थिति आपकी दिख रही है, जब आप चुनाव मैदान में अपने ताल ठोक रहे थे चुनावी मैदान के लिए, अपनी टिकट के लिए, तो आप काफ़ी ऊपर उसमें आ रहे थे। लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे थे क्योंकि आप घर तक डोर टू डोर पहुंच रहे थे। लगभग आप 3-4 महीनों में लगभग सभी घरों पे आप पहुंच चुके थे। उसके बाद ऐसा क्या कारण हुआ जो आपका टिकट काट लिया गया? विधानसभा की तैयारी तो मैं क्या सन 2017 से ही कर रहा था। सन 2017 में भी हमें टिकट नहीं मिल पाया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीतियों पर से मैं प्रभावित होकर मैंने उनके दिए गए कार्यों को मैं जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया और मैं काफ़ी, मुझे जनता के लोग यहाँ पसंद करते हैं, मुझे चाहते थे। युवा आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कि युवा नेता हैं, इसीलिए आपको युवा ज़्यादा पसंद करते हैं। राष्ट्रीय अब किन कारणों से टिकट नहीं मिल पाए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जान सकते हैं, उस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर यह है कि मुझे विश्वास है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ ना कुछ हमारे लिए सोच रखे होंगे, हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए सोचे होंगे, इसीलिए शायद हमें टिकट ना दिया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मेरा सम्मान होगा और मैं राजनीतिक हमारा कैरियर बनेगा। बस मैं उन निराश समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे लोग। हमारे समर्थक जो निराश नहीं हुए, उन्होंने कहा है कि आप भैया संघर्ष कीजिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सभी लोग चाह रहे हैं। हमारे जो नेता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि अरे हम भी विधायक बनते तो क्या करते हैं, विधायक बन के कहते जनता की सेवा करनी है, तो जनता की सेवा हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी रह के कर सकते हैं। और अगर वो हमारा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, मान सम्मान वो हमें
हम पार्टी में हमारा बहुत सी सम्मान है। ऐसा नहीं, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यक्तिगत जानते भी हैं, हम जाते तो पूछते भी कि गिहार जी कैसे हैं, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ा सम्मान है। कम से कम हम इतना बड़ा शीर्ष नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको जानते तो हैं, और हमारे जो सपोर्टर हैं वो भी सब सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। हमारा सिर्फ हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश की बागडोर संभाले, जो जिससे देश की दिशा बदल सके। जो इस समय महंगाई को देख रहे हैं आप, बेरोजगारी को देख रहे हैं, इन सब चीज़ों से निजात दिलाना है। वर्तमान जो आपके पार्टी से विधायकी का ताल ठोक रहे हैं, कई विवादों से भी जुड़े रहे हैं। देखिए, जब कोई पद पे आ जाता है तो उस पर रोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर मैं क्या कहते हैं, सभी लोगों के ऊपर कहा जाता है, कोई ना कोई ज़बरदस्ती फंसा देता है, ज़बरदस्ती उनके ऊपर क्लेम ठोक देता है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं राजनीति में। जब तक अब ये तो कोर्ट जब किसी को दोषी करार कर देते तभी दोषी माना जा सकता है, किसी के कहने पे दोषी नहीं माना जा सकता है। वो ठीक है, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, अगर आपकी सरकार आती है, जैसा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे लिए जो छात्र जो हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको लैपटॉप मुहैया कराएंगे। 10 लाख पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही 10 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। बहुत सारे सेक्टर हैं, उन सब चीज़ों को, और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो निजीकरण जो किया जा रहा है, उस निजीकरण को सबसे पहले रोका जाएगा। और देश के संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है इस समय। तभी जितने भी सभी वर्ग का ही सम्मान हो पाएगा। और निजीकरण के द्वारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश को बेच के ही पूरे सरकारी व्यवस्था को जर्जर कर दिया गया है। हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो बार बार एक सवाल पूछा जा रहा था, अगड़ा बनाम पिछड़ा, जो आपकी पार्टी दावा कर रही है कि अगड़ा बनाम ये पिछड़ा का चुनाव है। लेकिन जब लोगों से हम बात करते थे, समाजवादी समर्थक यानी आपके समर्थक जो हैं, वो कहते थे कि हमारे भैया जो हैं वो अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं कर रहे हैं, ये आप पार्टी लाइन से थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। नहीं, अगड़े पिछड़े की कोई बात नहीं कर रही है। वो तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं, जात की राजनीति और धर्म की राजनीति करती है। पहले जब चुनाव जब आता है तो धर्म की राजनीति करती है, और जब चुनाव जब वो जीत जाते हैं, हम लोगों को क्या कहते हैं गुमराह करके, तो फिर बाद में वो जात की राजनीति करने लगते हैं। हमको बताते हैं कि आप पिछड़े हैं, आप दलित हैं। तो इन सब चीज़ों पर वो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। हम तो सर्व समाज और सभी वर्गों को साथ लेके चल रहे हैं ना। लेकिन आपके जो है स्वामी प्रसाद मौर्य अभी जो हाल ही में बीजेपी से आए हैं, वो तो सीधे सीधे ताल ठोक रहे हैं कि नहीं, ये अगड़ा बनाम पिछड़ा का चुनाव है, तो अगड़े को आप काट रहे हैं। वो इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि क्या कहते हैं, जो अगड़े की भागीदारी वो अलग बता रहे हैं, पिछड़ों की आगे भागीदारी अलग बता रहे हैं, और दलितों के बारे में वो अलग सोच अपनी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो उसी चीज़ पे लड़ाई चल रही है कि देखिए, समाज जो होता है, जो देश की जो दिशा जो तय करते हैं, वो सभी समाज के लोगों को लेके ही एक सुंदर देश बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेके चुनाव हो रहा है। वो क्या कहते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अच्छा, और ये अभी एक मुद्दा चल रहा होगा, आप भी उससे अवगत होंगे, कर्नाटक का हिजाब विवाद, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिजाब के विवाद पे मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, वो हमारे शीर्ष नेताओं के द्वारा के सोच का है। ठीक है, अभी मैं क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं अपने उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं और क्षेत्र में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे साथ जैसा कृष्ण कुमार गिहार जी हैं, और कुछ हम जानना चाहेंगे राजनीति के इसमें प्रवेश में आए हैं, क्या था इनका ध्येय जिसलिए राजनीति में आए हैं? देखिए, राजनीति में मैं इसलिए आया क्योंकि जब पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही छात्र जीवन का मैंने वहाँ जिया में भी, वहाँ पे क्या कहते हैं राजनीतिक में वहाँ भी रहा हूँ मैं। एक छात्र नेता के रूप में मैंने वहाँ भी काम किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ के नेताओं के बारे में देखा कि किस तरह से विकास नहीं कर रहे हैं। हमारे बलरामपुर बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है बलरामपुर, आप जानते होंगे। तो मेरे अंदर एक ये आया कि कम से कम हम राजनीति में आए ताकि अपने क्या कहते हैं बलरामपुर की स्थिति को सुधार सके। और जिस समाज से मैं आता हूँ, उस समाज में गिहार समाज में से मैं आता हूँ, जो पत्रकार, स्लिपकार, कंजर, इन सब जातियों के नाम से जाने जाते हैं। जी। और हमारे उत्तर प्रदेश में क्या, मेरे ख्याल से पूरे भारत में ही हम लोग राजनीति में शून्य हैं। जी। तो इसलिए मैंने चाहा कि राजनीति में आए ताकि हमारे समाज को भी एक सम्मान मिल सके, एक लोग जाने कि हाँ गिहार समाज भी कोई है। तो इन सब सपनों को लेके मैं राजनीति में आया, और राजनीति में भागीदारी पाने के लिए मैंने राजनीति में अपना कदम बढ़ाया।
तो हमारे साथ अभी कृष्ण कुमार गेहार जी थे। उन्होंने काफ़ी सवालों पे चर्चाएं की, काफ़ी विस्तृत चर्चा की, चीज़ों को बताया। इसके लिए हम आप समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं हमारे कैमरामैन पीयूष मिश्रा, बलरामपुर स्पेशल से। नमस्कार।